Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कितने लोगों ने इसका आंसर देखा था और आंसर देखने से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी इस क्वेश्चन को? क्योंकि आंसर देखोगे तो इसका आंसर देख के कभी समझ में नहीं आएगा, तो भी नहीं बना। आप प्रवेश लास्ट क्लास एब्सेंट थे, क्वेश्चन देख के समझ गए थे आप लोग। अदिति मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है पक्का? चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर इनका सेम है। तो ए एक मैट्रिक्स है, बी और सी, इन सब का ऑर्डर सेम है, तो m इंटू एन ले लेते हैं हम लोग एक बार। ये समझने के लिए कर रहे हैं, लिखने का तरीका यही रहेगा जो इसमें दिया हुआ। समझ जाओ, लिख खुद लोगे फिर, ठीक है। तो अब ये तीन मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर क्या है? सेम दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? देन b इज इक्वल्स टू सी। अब बोल रहा है कि अब ये जो b और c है ना, ये दोनों इक्वल भी है। a और b के बारे में कुछ भी बोला है क्वेश्चन में? a और b के बारे में क्वेश्चन देखो ध्यान से, a और b के बारे में कुछ भी बोला है? नहीं। क्या a और c के बारे में कोई कंडीशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इतना कंडीशन है। अब एक बात बताओ बेटा, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं इक्वालिटी का कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया ना इन तीनों का ऑर्डर सेम है, तो चलो एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या होना चाहिए? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए उनका? इक्वल होना चाहिए। लेट अस अज्यूम कि ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो इसका होगा B11, ये क्या होगा? B12 ये, और ये, ठीक है। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है C, इसका भी होगा ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका भी C12 सॉरी C11, दिस इज C12, 21 और 22। मैट्रिक्स इक्वल है। अभी अगर इक्वल है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखते हैं B11 शुड बी इक्वल्स टू C11, सिमिलरली B12 शुड बी इक्वल्स टू C12। ऐसे करके बाकी दोनों के बारे में भी लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं बाकी दोनों के बारे में? B21 C21 और B22 C22। अब इसको एक साथ अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखोगे, इन एलिमेंट्स को हम कैसे दिखा सकते हैं? Bij दिखाया जा सकता है। इसी चीज को अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? Bij। तो इन शॉर्ट में बोलते हैं Bij इज इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज Cij। तो ये पॉइंट समझ में आया? ये जो बात लिखा हुआ था क्यों लिखा हुआ है? अब पढ़ो इसका स्टेटमेंट। लिखना देखो इसी तरीके से, लेकिन समझ के लिखना है। लाइन नंबर सेकंड में देखो, i jth एलिमेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू i jth एलिमेंट ऑफ c। देखा? उसका कहने का मतलब है इट इज टॉकिंग अबाउट दिस वन। तुम ऐसे भी लिख सकते थे, बट उसी को फॉलो करना क्योंकि बोर्ड वैसे ही फॉलो करेगा, ठीक है। यू कैन राइट दिस ऑल्सो कि Bij इज इक्वल्स टू Cij सिंस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसको फॉलो करना फॉर्मेट। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब इस मैट्रिक्स पे आते हैं। कंडीशन समझ में आ गया सब कुछ। अब एक बात बताओ, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहां पर अगर एक नंबर होगा 2, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? 2। यहां पर एक नंबर है सपोज करो 0, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? 0। बाकी दोनों का छोड़ देते, इससे समझो। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक नंबर ऐड करते हैं दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, और वो नंबर है सपोज करो 1, ठीक है। तो जब ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 1, तो वो भी क्या बनेगा? 2 + 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? 3। इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है। इसमें भी ऐड करते हैं एक ही नंबर 1, सब में 1 ऐड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? 1, ठीक है। सिमिलरली यहां भी +1 ऐड करोगे, यहां भी करोगे, तो यहां भी सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, सब में सेम नंबर ऐड कर दिया। 1 को डिनोट कर दो a से। 1 को क्या चीज से डिनोट कर दो? a से। अगर दो मैट्रिसेस पहले से इक्वल है तो पहले से ही उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? इक्वल होगा। अब जब सारे एलिमेंट्स में सेम नंबर ही ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, यहां भी 3 आएगा तो यहां भी क्या आएगा? 3। अगर यहां 1 आएगा तो वहां क्या आएगा? 1, ठीक है। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि b और c इक्वल है, ij के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते, और इन दोनों में सेम ही नंबर ऐड करोगे, मैट्रिक्स के केस में बात कर रहे हैं। देखो नॉर्मल पॉलिनोमियल होता तो ये बात डायरेक्ट बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं।
तो अगर ये कंडीशन है तो क्या ये कंडीशन भी ट्रू होगा? पक्का? श्योर है? अब देखो 2+1 को डिनोट करना है, 2+1 को डिनोट कर रहा है, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और वो मैट्रिक्स है सपोज करो A, और इसका जो एलिमेंट है 1 1 1 1, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 into 2। क्या तीनों का ऑर्डर सेम दिख रहा है? हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल समझ रहे हैं, रिटर्न तुम थ्योरी वैसे ही लिखोगे। अब ये मैट्रिक्स है 1, ठीक, हर नंबर में हम लोगों ने क्या ऐड किया है? A के वैल्यूज को ऐड किया है। अब यहां पे लिख दो Bij और इसको लिख दो Cij। यहां पे A की जगह क्या लिखोगे? Aij, यहां पे क्या लिखोगे? Aij। बोलो ये कंडीशन ट्रू होगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से? पक्का? तो Ij प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्या हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं? A प्लस बी का ijth एलिमेंट इज इक्वल्स टू A प्लस सी का ijth एलिमेंट। A प्लस सी का ijth एलिमेंट मतलब A प्लस बी का ijth एलिमेंट मतलब ये 3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या आता? जो भी नंबर अगर रखते हैं उसमें ऐड हो जाता। ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा, फाइनल नंबर को, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा बेटा। उसके तरफ से भी वहां पे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A प्लस बी का ijth नंबर। ठीक है, अब A प्लस बी का नंबर बताओ यहाँ पे 1 2 कौन सा है? A प्लस बी का 1 2 नंबर कौन सा है? ये वाला। तो इसका भी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, तो वहां पे भी क्या है उसका वैल्यू? 1। तो कैन वी से दैट A प्लस बी का ijth एलिमेंट इज इक्वल्स टू A प्लस सी का ijth एलिमेंट? यस। अगर ये दोनों सही है और A और B क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? A और B क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिसेस। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं A प्लस बी इसके जगह पर इज इक्वल्स टू B और C क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिसेस। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं B प्लस सी? अगर ये नॉर्मल पॉलिनोमियल होता तो डायरेक्टली इतना से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये तो बेसिक मैथ्स हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं। A प्लस बी इक्वल्स टू सी है, दोनों में सेम नंबर ऐड करोगे तो भी इक्वेशन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन इसलिए इतना समझना पड़ता है। क्लियर? ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए जो वहां लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखना है, इसको मत लिखना, लिखने का तरीका वही होगा। क्लियर? इसको समझ, इसको लिखना चाहोगे? वो गलती से लिखा गया था जैसे, कहाँ पे है? अच्छा यहाँ ये होगा, चलो इसको भी हटा दो। दिस इज A, दिस इज ऑल्सो A। ठीक है, फोटो लो, नहीं समझ में आएगा रिकॉर्डिंग में वापस देखना, नहीं समझ में आएगा वापस से पूछोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम वाला क्वेश्चन है, कोरोलरी वाला क्वेश्चन है। 6 अगर समझ में आएगा उसके आगे अटेम्प्ट करोगे 7th नंबर। इट इज सेम वे, एसोसिएटिव और उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाना है, नेगेटिव और मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी लगाना है, ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? 7th अब ट्राई करना, नहीं समझ पाएगा फिर पूछोगे अगली क्लास में। बट इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इग्नोर मत करना इन दोनों को। आ जाओ, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन। किसको किसको नहीं समझ में आया वो बताओ? सबको क्लियर है? क्योंकि आज मस्त मस्त चीज पढ़ने वाले हैं, 3.3 पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम लोग पढ़े थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आया था मैट्रिसेस का? कम्यूटेटिव। क्या आया था? कम्यूटेटिव। क्या होता था कम्यूटेटिव में? A प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। पक्का? देखो क्या पढ़े थे, कम्यूटेटिव बोलता था अगर A प्लस बी है इसको कम्यूट कर सकते हो, इधर से उधर भेज सकते हो। B प्लस ए का भी वैल्यू हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये एडिशन के केस में होता है। लेकिन हम लोग मल्टीप्लीकेशन जान पढ़ चुके हैं। अगर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता 2 into 3 तो क्या इसको ऐसे लिख सकते थे 3 into 2? यस, इस केस में लिख सकते हैं। क्या मैट्रिक्स के केस में ऐसा लिख सकते हैं? जरूरी है? नहीं। तो अगर आपने यहां पे लिखा, पहला लिखो नॉट कम्यूटेटिव, नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव कर देना। हो भी सकता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का केस आ जाए तो।
तो सबसे पहले अगर आपको मैट्रिक्स आपने निकाला, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने ए इंटू बी निकाला, तो क्या जरूरी है हर बार गारंटी दोगे कि बी इंटू ए का भी वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा? नहीं। अगर ऑर्डर इनका अलग अलग हो गया तो नहीं मैच कर सकता। तो लिखो नॉट इक्वल्स टू। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा बेटा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है तो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या वो कम्यूटेटिव होगा हमेशा? पक्का? ये और सा क्वेश्चन है। इफ the two matrices are square matrices or diagonal matrices or inverse identity या फिर स्केलर, तो वो कम्यूटेटिव होंगे, yes और no? पक्का? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हमेशा कम्यूटेटिव रहेगा, उसके अलावा हम लोग को गारंटी नहीं, चेक करना पड़ेगा हमेशा। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा लिखो, एसोसिएटिव। बोलो एसोसिएटिव, जब हम लोग एडिशन में पढ़े थे तो क्या होता था एसोसिएटिव का मतलब? रुक जा, शानवी बताएगी। बेटा रिवाइज करो, बहुत स्पीड से अभी भाग जाएंगे आगे। आदित्य, आस्था, तवेश, हाँ कर सकते थे ये चीज। एसोसिएटिव क्या बोलता था कि अगर आपको दिया हुआ है a प्लस बी और ये एक साथ ब्रैकेट में दिए हुए हैं और साथ में यहाँ पे c लिखा हुआ है, हम लोग एडिशन के केस में इनका एसोसिएशन को तोड़ सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी ओके होगा। आगे में a और c को भी एसोसिएट कर दोगे, b को भी अलग रखोगे तो भी ओके होगा। ठीक है, क्यों? एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ क्या कंडीशन है, क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। इनके केस में क्या सेम होना चाहिए? एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है? नहीं, गारंटीड नहीं है। लेकिन देखो, एक कंडीशन है जो हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। अगर आपने लिखा ए बी को ऐसे करके, ए इंटू बी मैट्रिसेस, अच्छा अगर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका ऑर्डर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट समझना। इसको यहां पे लिखो ब्रैकेट में, ए बी एंड सी आर सुटेबल मैट्रिसेस। ए बी एन सी आर सुटेबल मैट्रिसेस। सुटेबल का मतलब समझ में आया? कौन बताएगा मेरे को सुटेबल का मतलब? हाँ हाँ ठीक है, अगर ये आपको दिया हुआ है इसका मतलब इनका जो ऑर्डर वाला रूल है वो पहले से ना सही हो रहा होगा। ठीक है, आप इसके ऑर्डर वाला रूल में क्वेश्चन मत करना अगर ये दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो व्हाट यू कैन डू, आप ए को अलग करके बी और सी को एक साथ एसोसिएट कर सकते हैं। गिवन कि ए बी और सी का जो पहले से कंडीशन है और कॉलम और रो मैच करने वाला वो पहले से सेटिस्फाई हो रहा होगा, तभी ये चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दिमाग मत लगाना, अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसका एक्सेप्शंस भी लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज ओके। अगर आपको ए बी एक साथ दिखा हुआ था, सी अलग से था, आप इनको ए को अलग करके बी और सी को लिख सकते हैं। कभी भी जो ए बी सी है ना, इसका ऑर्डर मत चेंज कर देना। ऑर्डर नहीं चेंज करने का मतलब, अगर आपको क्वेश्चन में दिया ए बी एक साथ ऐसे करके, आप इसमें ऐसे मत कर देना, ऐसे मत बना देना, या फिर सी ए को एक साथ करके, ये ऑर्डर मत चेंज करना। ए बी सी है, यहां भी ए बी सी ही रहेगा। पॉइंट समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पर सी ए बी मत कर देना, सी ए बी ऐसे मत कर देना, ऑर्डर ये इसका मत चेंज करना। इट हैज टू बी जो ए बी सी है वही ए बी सी रहेगा, एक दूसरे का पेयर बना के चेंज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जैसे यहां पर आपको दे दिया, सपोज करो सी ए बी, और आपको बोला ये इसका वैल्यू बताओ, एसोसिएटिव के हिसाब से इसका आप क्या मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे? सी को अलग कर सकते हैं और ए और बी को साथ में आप लिख सकते हो, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी सी ए बी है तो यहां भी सी ए बी। अब तुम अगर गलती से बोल दोगे कि यहां पर लिख दोगे दिस इज ए बी सी, ऐसे कर दोगे, क्या ये सही होगा? नहीं, ये इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा इसके साथ, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो और इसके बगल में लिखो ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज। ऑर्डर या प्लेसमेंट ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर छोड़ो, ऑर्डर दूसरा चीज होता है यहाँ पे। प्लेसमेंट ऑफ मैट्रिसेस
should not be changed. बिल्कुल वो फुलफिल हो रहा है, वो क्वेश्चंस में हम लोग आएगा वैसे ही कंडीशन होगा जो सब मैच करेगा हमेशा। लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव, लिखो ए बी सी, नीचे करे, लिखो पहले ए, इसमें भी लिखोगे ए बी सी आर सूटेबल मैट्रिसेस। सूटेबल समझ गए ना क्यों बोल रहे हैं? जसकीरत, सूटेबल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर ऐसा केस आया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एक्सपैंड करके ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगेन इसका ऑर्डर मत चेंज करना, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रहेगा। अगर बेटा ए यहाँ पहले आ रहा तो ए इंटू बी ही लिखोगे, यहाँ पे ए आगे है ना। ये देखो मल्टीप्लीकेशन में दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो ये है प्री मल्टीप्लायर और ये क्या है? पोस्ट मल्टीप्लायर। तो इनका कंडीशन का वैल्यू को इधर उधर मत कर देना। अगर ए प्री में आ रहा है तो हर जगह ए प्री में ही रखोगे, क्लियर है? चलो डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद लिखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऊपर करें। अगर एक नंबर है आपके पास 5, उसमें आपको एक नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमेशा 5 ही आए, तो कौन सा नंबर करोगे? पक्का? और अगर हम लोग मैट्रिक्स के केस में आप अगर 1 को डिनोट करना चाहते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स यूज करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पक्का? तो जब हम लोग इसके क्वेश्चन को कर रहे हैं, लिखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया है A जिसका ऑर्डर है m इंटू n, आपको इसको एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि वापस जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? वापस से वही मैट्रिक्स आएगा m इंटू n। तो यहां पर वो मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी लिखा, और इसका जो वो आएगा ऑर्डर, वो क्या होगा? m इंटू n, ये n इंटू m, n इंटू n। पहला बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी n इंटू n, m इंटू n, n इंटू m, n इंटू p, पूरा कर दो कॉन्सेप्ट का इधर उधर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बेटा इसका ऑर्डर यहाँ पे, इसका तो रो होना चाहिए n, तो कॉलम भी क्या होगा? n ही होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ना, ये भी देखना बाय डिफॉल्ट जब पढ़ेंगे आगे जाके, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हाँ, तो कंफ्यूज करना मेरा काम है, ठीक है। ये जो कंडीशन लागू होगा, आस्था को समझ में आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा क्या होगा? n इंटू n। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर निकल के आएगा ये। अब कंडीशन बताओ a के बारे में, a को क्या होना चाहिए? ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। a का कंडीशन क्या है? क्या उसका जरूरी है हमेशा स्क्वायर होना, कि बिना स्क्वायर का भी काम चल सकता है? यह है क्वेश्चन। क्या a को हमेशा स्क्वायर ही होना चाहिए, कि बिना स्क्वायर का भी काम चल सकता है? स्क्वायर होना श्योर है? अदिति क्यों स्क्वायर होना जरूरी क्यों नहीं है? बेटा ये है सीखने का काम, होना चाहिए, ठीक है। चलो तेरे हिसाब से एक काम करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1 0। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है?
इसका नंबर ऑफ रो क्या हो गया? अच्छा नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, रुको एक एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको यहां से हटाओ, दिस वॉज 3, दिस वॉज 0, दिस वॉज 1 2। बताओ क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ रो कितने हैं? कॉलम कितना है? यहाँ पे कितना है? मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? मल्टीप्लाई करके देखोगे आइडेंटिटी आता है कि नहीं? करो, देखो करके मल्टीप्लाई करो इसको, सबसे अच्छा तरीका यही है। निकालो इसका आंसर, देखो क्या आंसर आ रहा है। आंसर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, आना चाहिए 3 इंटू 2 में, इसका 3 और उसका 2, तो 3 इंटू 2 निकाल के देखो मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तभी सॉल्व करो, ऐसे ऐसे मत करो, गलती होता है इसमें। सॉल्व करो अभी। आया बताओ, पहला नंबर 3, फिर 2, फिर आगे वापस से। तो क्या इसका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होगा? नहीं होगा। बात समझ भाई? जब उसको सॉल्व करोगे तो सेम मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो पहला कंडीशन, अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अदिति छोड़ो, आंसर निकल गया, अब ध्यान दो, निकाल लेंगे हम लोग आंसर, अब ध्यान दो इधर। इस मल्टीप्लीकेशन में यहां पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्री में आता है कि पोस्ट में आता है? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज प्री मल्टीप्लायर, उसको क्या बोलोगे? दिस इज पोस्ट मल्टीप्लायर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन पलट गया, अब ए जो है इस बार पोस्ट में है और आगे में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर इसका ऑर्डर अगेन m इंटू n है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? m इंटू एम। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये दोनों केस पॉसिबल होगा। कभी आपको ऐसे दिखेगा ए प्री मल्टीप्लायर होगा और कभी ए पोस्ट मल्टीप्लायर होगा। और बेटा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स देगा, आपको उसका उल्टा निकालना है, उसको निकालने का तरीका यही है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये है पोस्ट प्री का केस है, जहां पे हमारा मैट्रिक्स आगे है, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स कहाँ है? पीछे साइड में। इसका आंसर अगर निकालोगे, दिस विल बी अगेन m इंटू एन। अब ये जो आपने आई एन एन लिखा है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में। कहाँ गया? बदुआ दिया है। अच्छा ठीक है, ये जो आई इंटू एन एन है, इसको शॉर्ट में आप डायरेक्टली लिखोगे आई और नीचे में स्मॉल एन, दो बार एन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्वियसली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो यहां पर आप एन इंटू एन के जगह पर अगर आप एक ही एन डालेंगे तो भी ओके है। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा आपने? आई इंटू एम एम। इसके जगह पर अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आई स्मॉल एम। स्मॉल एम बाई डिफॉल्ट डिनोट करेगा क्या चीज को? एम इंटू एम को, क्योंकि आइडेंटिटी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? नोट किया यहां तक? चलो इसके बाद लिखो स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी कॉमन सेंस का बात बताओ, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक नल मैट्रिक्स से, तो आंसर क्या होगा? नल मैट्रिक्स ही आंसर आएगा। क्या इसमें ऑर्डर का ध्यान देना पड़ेगा? क्या इसमें ऑर्डर का ध्यान देना पड़ेगा? ठीक है, तो अगर एक 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, उसको कौन से नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे? 2 इंटू 2। क्या नल मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? क्या नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? भूल गया? कौन कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है शानवी? पक्का? क्या नल मैट्रिक्स का कंडीशन ऐसा लिखा हुआ था हमेशा उसको स्क्वायर होना पड़ेगा? नहीं, तो इट कैन टेक एनी फॉर्म, कोई दिक्कत है? अगर कोई भी मैट्रिक्स को लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड a suitable null matrix and a suitable मतलब ऑर्डर मैच कर रहा होगा उसका, जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का। बस आ गया ना?
and suitable null matrix is a null matrix, is a null matrix. तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था. एंड अ सुटेबल नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स. ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हमारा नल मैट्रिक्स का है. इन्वर्स नहीं कर रहे बेटा, इन्वर्स तो उसमें जाएगा. ठीक है, इन्वर्स अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इन्वर्स तो निकालना है हम लोग को मल्टीप्लीकेशन के थ्रू. लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी के. तो सपोज करो एक मैट्रिक्स है a इंटू बी, ए इंटू बी का सुटेबिलिटी अपने जगह पे होगा, आपने उसके आगे क्या मल्टीप्लाई किया है, k. ठीक है, तो क्या क्या फॉर्म ले सकता है ये, k इंटू ए ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, और क्या लिख सकते हो बताओ अपने से सोच के. ऑर्डर चेंज नहीं होना, प्लेसमेंट चेंज नहीं करना अभी भी. ए इंटू, अरे ए बी को हिलाना नहीं है, बी ए नहीं कर देना है बस. एक बार आपने ए के साथ उसको पेयर करके मल्टीप्लाई किया है, और एक और क्या कर सकते हो, के बी. क्या कर सकते हैं, ए इंटू के बी ऐसे भी लिख सकते हैं. लेकिन ए और बी हमेशा ऐसे बी ए मत कर देना बस. पॉइंट समझ रहे हो, एसोसिएटिव नहीं होता मल्टीप्लीकेशन. ए बी है बेटा, देखो ए बी यहां भी दिख रहा है, यहां भी ए है, उसके बाद ही बी आ रहा है. अगर आपने गलती से इसमें ऐसा कर दिया, बी इंटू ए और इसके बाद ऐसे करके लिख दिया, तो ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है. कभी भी आपको ए बी का प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर देना है. क्लियर, ये होता है स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन. अब ए बी इंटू, ये भी हो सकता है ए बी इंटू के, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ए और बी के बीच में के को लिखे हैं, देखो, हाँ बिल्कुल. ए और बी को नहीं छेड़ना आपको, ए और बी को कभी भी बी ए नहीं कर देना है. क्लियर, बिकॉज वी नेवर नो कि वो उसका कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं. चलो भाई, सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर. एक्सरसाइज 3.4. प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? तविश, प्रॉपर्टीज क्लियर है? नाउ ये मल्टीप्लीकेशन का जो टॉपिक है, इसके जो प्रॉपर्टीज के नाम है, इसको याद रखना बेटा. सेम गोज विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला. प्रॉपर्टीज का नाम याद रखना, आंसर में लिखना पड़ता है कभी कभी हम लोगों को. क्लियर, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सरसाइज 3.3. यहां पे बहुत ही आसान क्वेश्चन. सबसे पहले बोल रहा है आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ए इज दिस, बी एक दूसरा मैट्रिक्स है. राइट द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए. बताओ भाई, ए का ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3. बी का ऑर्डर क्या है, 2 माइनस 1 एंड 7. दिस इज 3 इंटू 1. सबसे पहले आते हैं ए बी पे. क्या ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? ए बी को मल्टीप्लाई कर पाओगे पक्का? तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा उसका, ऑर्डर विल बी इसका रो और इसका कॉलम. तो रिजल्टेंट ऑर्डर विल बी 1 इंटू 1. ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब इसका उल्टा करते बेटा, बी ए. तो बी ए में हो जाएगा 3 इंटू 1 और यहां पे होगा 1 इंटू 3. क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बी आगे आ गया, तो बी का ऑर्डर है ये और ए का ऑर्डर है ये. क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? यस. कैसे, क्यों? ये दोनों तो इक्वल है. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3. तो लिखेंगे इसका ऑर्डर, ऑर्डर विल बी 3 इंटू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने से आंसर बताओगे? बहुत आसान है ये. If A is a matrix of order 3 into 3 and B is a matrix of order 2 into 3, you have, can you find AB? मल्टीप्लाई कर पाओगे इसको? हो ही नहीं सकता. तो लिख दो नो, नॉट पॉसिबल. मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल. मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इज नॉट पॉसिबल.
इजी। नेक्स्ट वन, ए का वैल्यू दिया है, बी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी आई जे, फाइंड 2 3 सम निकालना। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पहले अपने दिमाग लगा लो क्या करना है। सबसे पहले बेटा, हमेशा मैट्रिक्स से क्वेश्चन में चेक करना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। क्वेश्चन पेपर गलत भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, बोर्ड्स में पेपर गलत आते हैं, पिछले साल भी आया है, इस साल भी आया है, तो इस साल तो बच्चों को 5-6 नंबर फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर बता इसका क्या है, 3 इंटू, इसका 2 इंटू 3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो इसमें जो बना है सी आई जे से डिनोट किया जा रहा है उसके एलिमेंट्स को, दैट इज 3 इंटू 3। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है, मैट्रिक्स नहीं निकालना आपको, आपको ये निकालने बोला नहीं गया है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना आपने, C23 प्लस C31, इसका वैल्यू बताना है। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, पहला तरीका जो लंबा तरीका है कि आप एक्चुअल में ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, बहुत आसान है। इसको मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा C23 फाइंड मिल जाएगा तेरे को, C31 भी मिल जाएगा, और उसको फिर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, पहला तरीका। लेकिन ये क्वेश्चन ही आएगा 1-2 नंबर का, तो उतना मल्टीप्लिकेशन करोगे, और ये क्वेश्चन CUT मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है MCQ में आने के लिए, तो उतना मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो शॉर्टकट सीखे, लॉन्ग कट तो समझ गए क्या होगा, चलो शॉर्टकट पे आते हैं। शॉर्टकट में आने के लिए ध्यान दो स्क्रीन पर, आप भी ध्यान देंगे बेटा। देखो, जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो सपोज करो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आएगा, तो इसको यहां पर एक बार बना लेते हैं, C11 C12 13। इसको अच्छा से समझना, ये आपको शॉर्टकट भी यूज करना है MCQ एग्जाम्स में, ठीक है। 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब ये 9 एलिमेंट्स आएगा कहां से, उसको इमेजिन करते हैं। देखो, पहला रो पहला कॉलम, इससे कौन सा एलिमेंट बनने वाला है, पक्का ये बनेगा। चलो अब इसको हटा देते हैं। दूसरा, पहला रो, अच्छा पहला रो को एग्जॉस्ट करना है ना, अब आपने किया पहला रो और दूसरा कॉलम, इससे कौन सा बनेगा, C12, पक्का। चलो इसको भी हटाते हैं। उसके बाद पहला रो, कौन सा कॉलम बच रहा है, तो पहला रो और थर्ड कॉलम। अब इसको पढ़ो जो हम लोग बोले, पहला रो पहला कॉलम, ये बना। तो अगर इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम लोगे तो कौन सा एलिमेंट बनता है, C11, पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या करोगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम आया C12। सिमिलरली पहला रो और तीसरा कॉलम, तो क्या बना, पहला रो और तीसरा कॉलम। ये समझ में आया ये बन कैसे रहा है। आपने को ना पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आपने को क्या चाहिए, 2 3, तो कौन सा रो होगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो आपको क्या करना है, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है किससे, थर्ड वाले कॉलम से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 2, तो ये आ गया 2। आ गया अपने को C23 का वैल्यू, ये मिल गया C23 का वैल्यू। अब इसमें प्लस करते हैं, हाँ बिल्कुल करोगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, देखो ये क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछ रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि आपको ये आता है कि नहीं, ये आएगा ही नहीं इतना लंबे पे। ये है 3-1, तो कौन सा रो कौन सा कॉलम, तो आपको मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो चलो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 प्लस 3 इंटू 1, तो दिस इज 1 प्लस 6 3 9, आंसर कितना आ गया। पहला तरीका पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो, विच इज नॉट नेसेसरी, आपको ये चीज को समझना है, ठीक है। ये बेटा एक ही नंबर का क्वेश्चन, अगर आप ये समझ जाते हो। अदिति समझ में आएगी, इमेजिन कर लोगे, पक्का। चलो डन करो, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या लिखा हुआ है भाई, पेज नंबर क्या है, X1, ठीक है। X1
1 minus 2 0 0 is equals to 0. Then find the value of x. निकाला जा सकता है, तो बड़ा आसान है. 0 लिखा है मतलब ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स. आगे में 0 है मतलब ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स. अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 1 इंटू 2. इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2. तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है पॉसिबल. चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इंप्लाइज पहला रो पहला कॉलम, तो x इंटू 1 x प्लस माइनस 2, ये पहला एलिमेंट बन गया. ठीक है. दूसरा x इंटू 0, तो यहाँ पे आएगा 0, और 1 इंटू 0, तो ये भी आ गया 0. लो, ये मैट्रिक्स बन गया अपने पास. 1 इंटू 2 का चाहिए था, मिला है क्या अपने को 1 इंटू 2? ठीक है. यहां से ये और ये तो निकल गया ना, अपने को क्या मिलता, 1 इंटू 2 का मिल गया, 1 इंटू 2 का. अब बोल रहा है आगे में इसका वैल्यू क्या है, 0. नल मैट्रिक्स और इक्वालिटी का साइन है, तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा नल मैट्रिक्स का, 1 इंटू 2. ठीक, तो यहां पे लिखेंगे 0 और ये 0, इसका भी ऑर्डर हो गया 1 इंटू 2. अब x का वैल्यू निकालना, निकल जाएगा. दिस इंप्लाइज x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2. बस खत्म, इजी. अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं बेटा. इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लास्ट क्लास में ही कर लिए थे. देखो जाके पलट के, अगर दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू दिस दिया हुआ, राइट द वैल्यू ऑफ x, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही कवर कर लिया था. ठीक है. तो एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बच गए, याद है अदिति. एग्जांपल नंबर 6, राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताना है इफ दिस कंडीशन आपको दे रखा है. तो कंडीशन को लिख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 x y z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 और 0. ऑर्डर चेक कर लेते एक बार. इसका है 3 इंटू 3, इसका है 3 इंटू 1. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या चीज का आएगा, 3 इंटू 1 का आने वाला है. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. पहला रो पहला कॉलम, बताओ 1 इंटू एक्स क्या बचा, x प्लस 0 इंटू वाई 0, फिर 0 इंटू जेड. पहला रो खत्म, कॉलम भी खत्म हो गया. अब दूसरे रो पे आते हैं. सेकेंड रो पूरा का पूरा कॉलम, तो ये आएगा 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई 0 इंटू जेड. ठीक है, बोलो कहां पे, x प्लस 0 प्लस 0. हाँ सॉरी दिस इज 0. चलो ठीक है. थर्ड कॉलम पे आओ, थर्ड रो एंड पूरा का पूरा कॉलम. तो 0 इंटू एक्स, ये भी 0 0 वाई 0 1 और z. आ गया अपने पास 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स. इसका वैल्यू आपको दे रखा है 1 माइनस 1 और 0. इक्वेट कर सकते हैं. आगे इसके आगे का स्टेप, x y z ये अपने को मिला है, और इनका वैल्यूज अपने के पास है 1 माइनस 1 और 0. बोलो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 1, y का माइनस 1, z का. क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू. हेंस x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा वैल्यू, 0. इजी. बोल दिव्यांशु, ठीक है, आया नहीं, आगे चले. मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस करना बेटा. गलती एक ही जगह करते हो, कहाँ होगा, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है. इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करोगे. दो तीन चीज अभी तक हम लोग 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं. 3 ही चीज पता होना चाहिए. पहला, मैट्रिक्स का पहला टॉपिक में जो पढ़े थे, कैसे कैसे इक्वालिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो आना चाहिए. दूसरा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टीज था, एसोसिएटिव क्यूमुटेटिव वगैरह. तीसरा, मल्टीप्लीकेशन करते कैसे और उसका प्रॉपर्टीज क्या है. बस इतना ही पढ़े अभी तक.
और अगर इतना आता है तो इसके बाद जो टॉपिक आएगा ट्रांसपोज और इनवर्स वो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, इफ ए इज अ मैट्रिक्स अल्फा बीटा, क्या लिखा हुआ है, क्या गामा ही है ना, एंड माइनस अल्फा। तो आपको बोल दिया है सबसे पहले ए इज अ मैट्रिक्स जिसका वैल्यू दे दिया अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बी वाई। ठीक, चलो अब बेटा एक कॉन्सेप्ट लिखो। हम लोग लास्ट पॉइंट कहां तक लिखे थे प्रॉपर्टीज वाला में? 6 था कि 7 था? 6 था ना, उसी के आगे में लिखो 7 नंबर पॉइंट कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा अटैच कर दो नोट करके, वहां पे नेक्स्ट पेज में टर्न करवाओ और प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखो, पावर ऑफ मैट्रिक्स। ये 7th होगा, इसके बाद भी एक और है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अच्छा, ये जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वैलिड होगा। तो लिख लो वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब सपोज करो आपके सामने एक मैट्रिक्स आपको दे दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं, कुछ भी होगा वो। ठीक, 2 into 2 3 into 3, आपको बोला जाएगा आपको निकालना है ए स्क्वायर का वैल्यू। क्या निकालना है आपको? ए स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना आपको। तो अब देखो, अब एक गलती क्या करोगे, सपोज आपके सामने एक मैट्रिक्स दे दिया 1 -1 1 0, आपको बोलेगा ए का स्क्वायर करने, तो ये मत कर देना सबका स्क्वायर निकाल देना, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, ये मत कर देना, गलती ऐसा होगा। ठीक है, गलती से भी ये काम मत करना। देयर हैज बीन अ स्टूडेंट जो ये कर दिया था, तब से मेरे को बताना पड़ रहा है। चलो, ए स्क्वायर आपको बोलेंगे तो आपको करना क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए ए क्यूब, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए, या तो ऐसे लिखो या ए इंटू ए स्क्वायर लिखो, दोनों में बात बराबर है। क्लियर? आपको बोलेगा ए टू द पावर 4 निकालना, क्वेश्चन हम लोग ए टू द पावर 4 का है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमारे किताब में क्वेश्चन कहां तक का है, ए क्यूब का है। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली ए क्यूब नहीं निकलेगा, बात समझ ले। ठीक है, तो ए क्यूब निकालने के लिए अपने को पहले ए स्क्वायर चाहिए होगा। ए का पावर 4 अगर आ जाता, हालांकि नहीं आएगा, तो उसके लिए भी ए क्यूब निकालना पड़ेगा। आइदर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर। दिस पैटर्न कैन गो अप टू, आपको बोल दिया जाए ए टू द पावर m निकालने के लिए। तो अगर ए टू द पावर m बोला है, इसको कंपेयर करते हैं, यहां अगर 4 है तो यहां पे क्या है 3, तो यहां अगर m है तो यहां पे पावर क्या होगा, m -1 होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे a टू द पावर m -1 मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है, उसके आगे इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, a को पहले लिखोगे तो ये क्या होगा, a टू द पावर m -1। दिस इज द वे वी कैलकुलेट पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस में बात करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस आते कहां से कहां आएंगे, यहां तक, आइदर स्क्वायर और क्यूब। क्यूब अगर आ गया तो थोड़ा क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 2 बार करोगे तुम। क्लियर है? तो दिस इज पावर। अब दूसरे पे आते हैं, लिखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इसी के आगे लिख लो शायद, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। दिस इज 8th नंबर। आधी टाइम है ना हम लोग के पास, कितना बज रहा है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। तुम लोग कहीं जाना नहीं है ना, कहाँ जाना है, ओह, सपोज करो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है, ए एक मैट्रिक्स है एंड ए इज अ मैट्रिक्स, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। आपको बोलेगा इसकी मदद से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालो। क्या निकालोगे, ये तो नॉर्मल पॉलिनोमियल है जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, 6 7 8 9 10 बड़े हुए पढ़ के। बोल रहा है आपको इस, और एक ए इज अ मैट्रिक्स, आपको अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जहां पर एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे,
a matrix polynomial लिख, hence the matrix polynomial will be hence नोट करो इसको, पॉलिनोमियल इज जहां जहां x है वहां वहां a डलाएगा, रिप्लेस कर देना है बस। तो बताओ यहां पे आगे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर फिर प्लस 2a प्लस 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 कांस्टेंट को चेंज नहीं करना है तो 5 को 5 रहने दे। क्या लगता है अदिति? अदिति मेजॉरिटी की तरफ है। अगर यहां पर बेटा आपने लिख दिया 5, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉलिनोमियल बना रहे हैं कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना रहे हैं? तो बेटा ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो कांस्टेंट है। तो अपने को यहां पे क्या चाहिए होगा, एक मैट्रिक्स लाना पड़ेगा, और लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। यहां पे लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैट्रिक्स बनाने का, इसको आपको क्या करना होगा, यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में। क्यों? अभी क्या, अगर आप नहीं डालोगे, सपोज इसको हटा दे फिर से, तो क्या ये बेटा ये क्या आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है? ये तो मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट है, तो मैट्रिक्स बन ही नहीं सकता। तो उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट नंबर होगा बेटा उसके आगे या उसके पीछे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस, अब ये जो ए मैट्रिक्स आपको बोला था, क्या इसको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आस्था बताओ क्या लगता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ ए स्क्वायर निकालने का कंडीशन क्या था, हम लोग पावर किसका निकालते हैं, ऊपर में जाओ वापस से, पावर किसका निकाला जाता है, ए स्क्वायर किसका निकाले थे हम लोग, ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ रहा है कि जब हम यहां पर ए स्क्वायर निकालने की बात कर देंगे, अगर इसका वैल्यू निकालना पड़ा, तो ए को कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं समझे बेटा? देखो यहां पर आपने क्या निकाला है, ए स्क्वायर, ए क्या है, मैट्रिक्स। आपको किसी भी मैट्रिक्स का पावर निकालना है, मतलब ए का स्क्वायर निकालना है या फिर ए का क्यूब निकालना है, जस्ट उसके ऊपर हम लोगों ने ये कौन से पढ़ा था, ठीक है। जब भी आप किसी का मैट्रिक्स का पावर निकालते हैं, ए स्क्वायर करेंगे, ए क्यूब करेंगे, ये ए हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। पावर रूल लगता ही है, पावर ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। नॉर्मल मैट्रिक्स का पावर ही नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, देखो सपोज करो ए, अरे सपोज करो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बेटा 2 into 3, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसके खुद के साथ में, बात समझ रहे हो? अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ए, तो ए स्क्वायर निकालना आपको, मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, ये नहीं हो सकता। उल्टा कर दोगे तो भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, ए यहां पर आप बोलते हैं 3 into 3 है, इसको मल्टीप्लाई करो उसी के साथ में, 8 3 into 3। क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तो पावर रूल जो लगता है, पावर ऑफ अ मैट्रिक्स जब भी निकालोगे, इट हैज टू बी ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। और अगर ऐसा है तो नीचे में आ जाओ, अगर आपको ये पॉलिनोमियल निकालना पड़े और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ए का स्क्वायर निकालना है आपको, तो अगर पावर निकालना है तो ए को कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हॉट्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको समझ के रखना है, ठीक है। नाउ आज का जो क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन करा रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क देंगे, छुट्टी कर लेंगे। चलो देखो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आया था ये वाला, बन गया, ठीक है। तो आप बैठिए थोड़ा देरी। नाउ यहां पर आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। आपको क्या बोला कंडीशन में, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। इसको मैं हटाना नहीं चाहता, अच्छे इधर ले आते हैं, रुक जाओ। अच्छा एक और तरीका है,
क्यों नहीं हटा रहे समझे? तो हम लोग जब स्कैन करोगे तो सब दिखाई देना चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, अपने से लग जाओ। कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। चलो भाई ए का स्क्वायर निकालना है, पावर निकालना है किसी मैट्रिक्स का, निकाल पाओगे? क्या तुम इसका पावर निकाल पाओगे? क्यों निकाल पाओगे? क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलो निकालते हैं इसका। तो यहां पे लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सेम इज इक्वल्स टू, अब इसके साथ में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2 ही होना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या चीज आएगा? 2 इंटू 2 ही आएगा। तो यहां पर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल सकते हैं 2 इंटू 2 का। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू गामा, तो ये आ गया पहला एलिमेंट। फिर पहला रो दूसरा बना लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव में, चलो पहला रो खत्म। फिर दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा इंटू गामा प्लस माइनस में अल्फा इंटू गामा, बीटा और गामा आ गया माइनस माइनस प्लस अल्फा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1001। ये तो 0 होने वाला है, ये भी 0 होने वाला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1001। बताओ शानवी, आंसर में क्या निकालने बोला था हम लोगों को? गामा। कहां पे दिख रहा है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा? कौन सा एलिमेंट है? A11 A12 A13, कौन सा? तो यहां पर आप इसका वैल्यू लेंगे, ये निकालने बोला था ना, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का केस है तो इसका वैल्यू क्या होगा? चलो डायरेक्टली आंसर लिखो, हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 1, यही निकालने बोला था, निकाल दिया। बोलो समझ में आया अभी तक? क्वेश्चन नंबर 6, ये 7 किया हम लोगों ने। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 लिखो होमवर्क में, 8 का पार्ट 1, 8 का पार्ट 2। पार्ट 2 में बस एक चीज मैं बता दूंगा अभी, वो हिंट है छोटा सा, खुद भी समझ जाओगे। ये हो गया एग्जाम्पल्स में आना। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हम लोगों ने कर रखा है, फिर भी रिपीट करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर से बनाओगे, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव वाला काम है ये आप इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पूरा बनाओगे, देख के छोड़ मत देना। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 सिमिलर है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, आप अपने से चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 6 बस, ठीक है? इतना आप कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसका बस एक हिंट दे देता हूं आपको, आप आराम से बना लेंगे। देखो ध्यान से, पहला वाला बहुत आसान है, पहला वाला आप खुद से बनाओगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है ना इसका, ये बोल रहा है आपसे कि इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, A0 0 B एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये कंडीशन दिया हुआ है, देन शो दैट बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डायगोनल्स इक्वल हो और उसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, यही होता है ना? तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि बी को आपको प्रूव करना है कि वो स्केलर मैट्रिक्स है, तो बी का वैल्यू है A0 0 और B, ये स्केलर मैट्रिक्स कब होगा? जब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकाल के दिखाना है पता है? ए और बी का वैल्यू क्या होगा? सेम आना चाहिए, आपको ये निकालना है, ठीक है? अगर ये सेम हो गया तो बी विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अब निकालोगे कैसे? सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, और इधर क्या करोगे? बी और ए को मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करते जाना। आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, उस रिजल्ट में दिखाई देगा कि जो नंबर्स हैं ए के जगह पे और बी के जगह पे, वो एक दूसरे से सिमिलर आएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन बस इतना सा, पहला वाला तो बहुत आसान है, ए बी निकालना बी ए निकालना, वो आप निकाल दोगे। क्लियर?
जरूर से प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना अपने को, ठीक है।